हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी रैंकोस नर्सिंग एकेडमी। तो लास्ट हमने वीडियोस में डिस्कस किया था सीजोफ्रेनिया के कॉजेज़, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो हमारा जो सीजोफ्रेनिया है वो कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर। अभी नेक्स्ट जो हमारा साइकेट्री का टॉपिक है होगा वो होगा ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ईटिंग कंट्रोल कौन करता है। व्हाट वी विल सी फर्स्ट कि ईटिंग जो है ये जो ईटिंग है ये कंट्रोल कौन करता है। ईटिंग बिहेवियर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस is a master of master gland. All know hypothalamus is a master of master gland. तो eating behavior controlled by hypothalamus. अब जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, वेंट्रोमीडियल एंड लेटरल। सो ये जो वेंट्रोमीडियल है, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस कंट्रोल और सप्रेस एपेटाइट। जो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है, दिस इज़ द वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस होता है, ये भूख को कंट्रोल करता है और सप्रेस करता है, यानी कि सप्रेस करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम बहुत लंबे टाइम तक आप कहीं जा रहे हो बाहर और भूख लगी हुई है और कुछ ऐसा है नियर बाय इन्वायरमेंट है जहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, आधे कुछ देर तक भूख लगती है, उसके बाद क्या होता है, हमारी जो भूख है, जो हमारा एपेटाइट है वो सप्रेस हो जाता है, फिर भूख लगनी बंद हो जाती है। तो ये जो है ना, ये काम करता है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। सो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा या सप्रेस करेगा एपेटाइट को। इट कंट्रोल एंड सप्रेस एपेटाइट। नेक्स्ट क्या हमारा लेटरल हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्या हमारा लेटरल हाइपोथैलेमस। लेटरल हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इट स्टिमुलेट एपेटाइट। सो लेटरल हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है एपेटाइट को और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस जो है ये सप्रेस करता है एपेटाइट को। यानी वेंट्रोमीडियल जो है ये भूख को सप्रेस करेगा और लेटरल हाइपोथैलेमस जो है स्टिमुलेट करेगा एपेटाइट को, यानी भूख और ज़्यादा लगेगी। किसी चीज़ की आपने अगर सुगंध ली है, मतलब कहीं पे छोले भटूरे बन रहे हैं या फिर कहीं आलू के पराठे बन रहे हैं, स्मेल आ रही है, तो लेटरल हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा और भूख बढ़ेगी। और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस क्या करता है, सप्रेस करता है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी सी कि ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। कि ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल कौन करता है, तो ईटिंग बिहेवियर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सो डेफिनेशन क्या है ईटिंग डिसऑर्डर्स की। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ बॉडी वेट, शेप, मार्क प्री ऑक्यूपेशन एंड वेट रिडक्शन। तो क्या देगा, व्हाट इज ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय अल्टर परसेप्शन ऑफ वेट गेन। मतलब जो पेशेंट है उसको ऐसा लगेगा कि मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, मेरा कंटिन्यूस वेट गेन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, इस तरीके के जो परसेप्शंस होंगे उसको कैरेक्टराइज बाय अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ वेट गेन। कि मेरा बहुत वेट गेन हो रहा है, मेरी बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, मतलब बहुत फैटी हो रही हूँ मैं, इस तरीके से। और वेट रिडक्शन होगा, कुछ इस तरीके का काम करेगा वो, जिसकी वजह से वेट रिड्यूस हो रहा है। इवन दो पेशेंट का नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिज्म है और बीएमआई भी नॉर्मल है, बट स्टिल द पेशेंट विल थिंक कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, मेरी बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, और कंटिन्यू इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेगा जिसमें पेशेंट का जो वेट है वो रिड्यूस होगा। तो टाइप्स ऑफ ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा, सेकेंड वन इज बुलिमिया नर्वोसा, थर्ड इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, नेक एंड पीका एंड क्लेन लेवी सिंड्रोम। तो आज हम जो डील करेंगे पर्टिकुलरली आज हम डील करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा को। टुडे वी विल डील एनोरेक्सिया नर्वोसा।
So anorexia nervosa, it is a characterized by self-induced dietary restriction leads to malnutrition and weight loss. It is characterized by self-induced, यानी कि कोई दूसरा नहीं बोल रहा है, खुद कर रहा है. Self-induced dietary restrictions मतलब कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी क्लिनिकल पैथोलॉजी नहीं है, किसी भी तरीके की डिजीज़ कंडीशन नहीं है, डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, बट पेशेंट जो है वो सेल्फ इंड्यूस करेगा, मतलब खुद से ही अपनी डाइट को कंट्रोल करेगा, खुद से ही अपनी डाइट को रेस्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस. सो व्हाट वी हैव सीन, it is characterized by self-induced dietary restriction, खुद से ही डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करना है, which will leads to malnutrition and weight loss. In anorexia nervosa, the word anorexia means loss of appetite. एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो वर्ड है एनोरेक्सिया, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट. अच्छा, वेट लॉस जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा के अलावा भी हम जो है अपनी नॉर्मल कंडीशंस में वेट लूज़ करना चाहते हैं, बट और वेट लूज़ करने के लिए डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी हम करते हैं, एक्सरसाइज एंड जिमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ये वेट लूज़ कर रहा है सामने वाला इंसान या फिर हम खुद कर रहे हैं, तो ये जो हमारा वेट लॉस है ये नॉर्मल वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा से रिलेटेड नहीं है. तो हाउ विल यू डायग्नोस दिस? सिग्निफिकेंट वेट लॉस कब बोलते हैं, यानी कि एक नॉर्मल जो वेट लॉस है, एक सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, इसको हम कब बोलेंगे? लॉस ऑफ बॉडी वेट मोर देन 5% इन 12 to 6 month पीरियड, यानी कि 6 से 12 मंथ के अंदर जो वेट लॉस है वो 5% ही होगा. अगर कोई इंसान अपनी वेट का 5% लूज़ करता है 6 से 12 महीने के अंदर, तो उसको हम सिग्निफिकेंट वेट लॉस बोलते हैं. और कोई इंसान 6 से 12 मंथ के पीरियड के अंदर 10% बॉडी वेट को लूज़ कर देता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. लॉस ऑफ बॉडी वेट मोर देन 10% इन 6 to 12 month पीरियड. इज इट क्लियर? सिग्निफिकेंट वेट लॉस कब बोलेंगे? 6 से 12 महीने के अंदर 5% बॉडी वेट को लूज़ करना इज सिग्निफिकेंट. दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल. अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो 6 से 12 महीने के अंदर यानी आधे एक साल में आप 5% अपना बॉडी वेट लूज़ कर सकते हैं. इससे किसी भी तरीके की बॉडी को नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरीके का जो है वेट रिडक्शन रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये एक नॉर्मल वेट लॉस है. बट अगर आप 6 to 12 मंथ के टाइम पीरियड में 10% वेट लूज़ कर रहे हैं, उस कंडीशन को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं. बट अगर 6 to 12 मंथ के पीरियड में मोर देन 15% वेट लूज़ करते हैं, 6 to 12 मंथ के पीरियड में मोर देन 15% वेट लूज़ करते हैं, तो इसको फिर हम एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं. सो लूजिंग वेट डजेंट ऑलवेज मीन्स एनोरेक्सिया नर्वोसा. कोई इंसान अगर अपना वज़न कम करना चाहता है, दैट डजेंट मीन कि उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा है. यहाँ पे ये कंडीशंस जो हैं स्पेसिफाई करे जाते हैं कि अगर 6 to 12% लूज़ कर रहा है और 6 to 12 मंथ में 5% लूज़ कर रहा है, मतलब ये सिग्निफिकेंट है, ये नॉर्मल है, कर सकते हैं. और 6 to 12 मंथ में अगर 10% लूज़ कर रहा है तो हम माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में डालते हैं. और अगर 15 या 15% से ज़्यादा लूज़ कर रहा है 6 से 12 महीने में, तो फिर हम उस कंडीशन को एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन में देखते हैं. अब एनोरेक्सिया नर्वोसा किस में ज़्यादातर देखने को मिलता है और कौन सी एज में देखने को मिलता है?
एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ मोर कॉमन इन फीमेल, ज़्यादातर फीमेल को देखने को मिलता है, वो भी अडोलसेंट पीरियड में। अडोलसेंट पीरियड क्या होता है? 14 से 18 साल की एज जो है अडोलसेंट पीरियड कहते हैं। So anorexia nervosa is more common in female and especially in adolescent period. What is adolescent period? 14 to 18 year of age is known as adolescent period. So what are the causes of anorexia nervosa? What are the risk factors of anorexia nervosa? तो फर्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज में आएगा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन। अगर किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन, तो ऑलरेडी वो खाना नहीं खाएगा, और खाना नहीं खाएगा तो अपना वेट बहुत ज़्यादा लूज़ करेगा, तो साइकोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं। प्रोफेशनल कॉज में जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, जिमनास्टिक्स होते हैं, ये आ जाते हैं प्रोफेशनल कॉज में। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो अपना वेट लूज़ कर रहे हैं तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा कैटेगरी में चले गए हैं। मतलब वेट लूज़ करना ये उनका एक प्रोफेशन है, बट मोर देन देयर डिज़ायर वेट लूज़ कर रहे हैं और उन्हें बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं मैं अभी भी मोटा हूँ या फिर मैं अभी भी मोटी हूँ, सो दैट विल कॉज एनोरेक्सिया नर्वोसा, और ये एक प्रोफेशनल कॉज में आ जाता है। सोशल फैक्टर जैसे पॉवर्टी, गरीबी है, खाने के लिए ही नहीं है, तो फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा। फिजियोलॉजिकल कॉज जैसे हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां हैं जो कि कॉज करते हैं लैक ऑफ एपेटाइट। बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे अल्टर इन हार्मोनल लेवल, हार्मोन्स का लेवल, जैसे कि हमने बताया कि हाइपोथैलेमस जो है ये ईटिंग को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब है या फिर वहाँ से रिलीज होने वाले हार्मोन्स डिस्टर्ब है तो भूख नहीं लग रही है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? ऑनसेट विथ नर्वसनेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनसेट विथ नर्वसनेस यानी स्टार्टिंग होगी नर्वसनेस के साथ, पेशेंट जो है वो नर्वस हो जाएगा, और स्ट्रेसफुल कंडीशन, जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी वैसे ही मरीज नर्वस हो जाएगा और खाना नहीं खाएगा। पेशेंट बिकम फोबिक अबाउट गेनिंग वेट, इवन लॉस ऑफ बॉडी वेट, वज़न कंटिन्यू घटता जा रहा है, वज़न कंटिन्यू घटता जा रहा है, बट फिर भी मरीज को ऐसा लग रहा है कि मैं वेट गेन ना कर लूँ, कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए, तो पेशेंट बिकम फोबिक, डर हो जाएगा उसके अंदर कि कहीं मैं वेट गेन ना कर लूँ। ये एक फीचर देखने को मिलेगा जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि कंटिन्यू वेट लूज़ हो रहा है, बट स्टिल आप उससे बात करोगे कि खाना क्यों नहीं खा रहे हो, वज़न बहुत कम हो रहा है, तो पेशेंट विल से कि मेरा वज़न कहाँ कम हो रहा है, मैं अभी मोटा हूँ, मेरा वेट लूज़, मुझे अपना वेट लूज़ करना है, मैं कितना ज़्यादा मोटा दिख रहा हूँ, मैं खाना इसलिए नहीं खा रहा हूँ कहीं मेरा वेट गेन ना हो जाए, इस तरीके के उसके थॉट प्रोसेस होते हैं। डिसऑर्गेनाइज बॉडी इमेज, यानी अपनी बॉडी इमेज को लेके माइंड में थॉट रहेगा कि मेरी बहुत ज़्यादा बॉडी फैटी है, बहुत मैं फैटी हो रहा हूँ और मेरी बॉडी अच्छी नहीं लग रही है, मेरी बेली फैट्स हैं, यहाँ फैट है वहाँ फैट है, बॉडी इज़ नॉट लुकिंग इन फिगर, तो डिसऑर्गेनाइज बॉडी इमेज मतलब खुद की बॉडी को लेकर ही अच्छी इमेज नहीं होगी। वेट लॉस मोर देन 50%, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 to 12 मंथ्स के अंदर मोर देन और इक्वल टू 15% जो है बॉडी वेट लूज़ होता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज पैटर्न, ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा ताकि वेट लूज़ ज़्यादा कर सके। समटाइम पेशेंट टेक एडिक्वेट फूड, कई बार तो क्योंकि बॉडी की फिजियोलॉजिकल नीड है, एक दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन खाना नहीं खाया, 10 दिन खाना नहीं खाया, बट फिर 11वें दिन तो बॉडी को खाना चाहिए। सम टाइम पेशेंट टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, खाना तो एडिक्वेट अमाउंट में लेते हैं, बट फिर उन्हें खाना खा लिया, फिर ऐसा लगता है कि यार अब मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया कहीं मेरा वेट गेन ना हो जाए, तो फिर वो पैटर्न फॉलो करेगा वॉमिटिंग परगिंग, मतलब उल्टी करेगा और मुंह में उंगली डाल के उल्टी करने की कोशिश करेगा, और कई बार डायूरेटिक्स भी ले लेगा, जैसे यूरिन आउटपुट निकल रहा है तो उसके माइंड में आएगा कि हाँ मेरी बॉडी से फ्लूइड निकल रहा है, मेरा वेट गेन नहीं होगा।
इस कंडीशन में क्या होगा, डाईयूरेटिक्स लेने की वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डाईयूरेटिक्स का एक साइड इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया, तो पेशेंट को जो है वो हाइपोकैलेमिया भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, माल न्यूट्रिशन होगा। ऑफकोर्स खाना नहीं खाएगा, डायूरेटिक्स लेगा, तो माल न्यूट्रिशन होगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होंगे, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइड, लैक ऑफ फ्लूइड कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लूइड, हाइपोटेंशन होगा। फिर लेट स्टेज में है जो है हार्ट कंपनसेट नहीं करेगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। लेनुगो हेयर्स होते हैं, लेनुगो हेयर्स क्या होते हैं, जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ के आपने शरीर पे बाल देखे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के बॉडीज़ पे, तो उस तरीके के लेनुगो हेयर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि बॉडी बहुत थिन हो जाएगी तो शरीर पे सिर्फ बाल बाल दिखेंगे, उसको हम कहते हैं लेनुगो हेयर्स। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, ल्यूकोपीनिया होगा, लैक ऑफ WBCs, अनीमिया, खाना नहीं खाएंगे अच्छे से, बॉडी में ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे, फिर पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम ल्यूकोपीनिया, अनीमिया। फीमेल्स में एमेनोरिया देखने को मिलता है, एब्सेंस ऑफ menstrual cycle is amenorrhea. Amenorrhea seen in almost all females. Loss of libido seen in males. What is libido? Libido is sexual desire. लिबिडो इज सेक्सुअल डिज़ायर। तो एमेनोरिया देखने को मिलेगा फीमेल में, लिबिडो देखने को मिलेगा मेल्स में। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा जिसमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। इन सीवियर केसेस कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, बहुत सीवियर केसेस में कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिलेगा। अब पेशेंट जो है फूड नहीं ले रहा है टाइम से, तो ऑफकोर्स हाइपोग्लाइसीमिया होगा। पेक्यूलर पैटर्न अबाउट फूड, क्योंकि देखो खाना नहीं खा रहा है पेशेंट, तो हाइपोग्लाइसीमिया तो होगा। अब हाइपोग्लाइसीमिया होंगे तो सिम्टम्स भी आएंगे, चक्कर आएंगे, स्वेटिंग होगी, डिजी फील होगा। तो इस सब को प्रिवेंट करने के लिए कैंडीज़ देखने को मिलेगी हमें उसकी पॉकेट में। यानी कि अब देखो खाना तो वो नहीं खा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि वेट गेन होगा, बट बॉडी की नीड तो है, तो बॉडी क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाएगी। अब पेशेंट को चक्कर आएंगे, इन सब से प्रिवेंट करने के लिए क्या चॉकलेट खा लेगा, कैंडीज खा लेगा, तो ये सब हमें पेशेंट के पॉकेट में देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड पेक्यूलर पैटर्न अबाउट फूड। पेक्यूलर पैटर्न अबाउट फूड मीन्स कि पेशेंट की पॉकेट में कैंडीज, चॉकलेट, टॉफीज ये सब देखने को मिलेगा। और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अब कितने टाइप के एनोरेक्सिया नर्वोसाज होते हैं, टाइप ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। फर्स्ट जो है फूड रेस्ट्रिक्शन कैटेगरी। फूड रेस्ट्रिक्शन कैटेगरी में क्या होगा, पेशेंट खाना खाएगा ही नहीं, सेल्फ इंड्यूस्ड डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। फूड रेस्ट्रिक्शन कैटेगरी में क्या होगा, पेशेंट खाना खाएगा ही नहीं, बात ही ख़त्म, वेट गेन हो रहा है, मुझे खाना खाना ही नहीं है। बट बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग कैटेगरी में क्या होगा, पेशेंट विल टेक एडिक्वेट फूड, पेशेंट विल टेक adequate food but follow vomiting and purging। तो क्या हमने देखा, बिंज ईटिंग में क्या होगा, पेशेंट विल टेक एडिक्वेट फूड बट फॉलो वॉमिटिंग एंड पर्जिंग। तो फूड रेस्ट्रिक्शन कैटेगरी में क्या है, खाना खाना ही नहीं है, मैटर ख़त्म। बिंज ईटिंग में क्या होगा, क्योंकि एक टाइम बाद तो बॉडी की डिमांड बढ़ेगी और बॉडी को खाना चाहिए, तो बिंज ईटिंग कैटेगरी में होगा खाना तो खाएगा लेकिन अब उसको खाना खाने में डर हो जाएगा कि यार मैंने तो खाना खा लिया है, अब मेरा वेट गेन ना हो जाए, फिर उसका क्या करेगा, वॉमिटिंग करेगा, पर्जिंग करेगा, डायूरेटिक्स लेगा, लेग्जेटिव्स लेगा। दिस इज कॉल्ड बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग कैटेगरी।
अब मैनेजमेंट क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा का, व्हाट इज मैनेजमेंट? सबसे पहले देखा था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा स्टार्ट किससे हो रहा था? एनोरेक्सिया नर्वोसा ही स्टार्ट हो रहा था स्ट्रेस से एंड नर्वसनेस से। स्टार्ट ही हो रहा था स्ट्रेस एंड नर्वसनेस से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिलीव द स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ द पेशेंट। स्ट्रेस और एंजाइटी को ही रिलीव कर देंगे। प्रायोरिटी क्या जाएगी हमारी? करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसमें क्या हो रहा था? हाइपोकैलीमिया। पहला क्या है? रिलीव द स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ द पेशेंट, बट हमारी प्रायोरिटी क्या जाएगी? करेक्ट करना है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, जिसमें क्या है? हाइपोकैलीमिया हो रहा था, तो हाइपोकैलीमिया को करेक्ट करना है। प्रिवेंट द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। स्ट्रिक्ट ईटिंग प्लान, डाइट प्लान, मतलब स्ट्रिक्ट ईटिंग, मतलब 2 रोटी दी तो आपको पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोलना है कि आपको ये 2 रोटी खानी ही है। स्ट्रिक्ट डाइट प्लान। स्टॉप द पेशेंट फॉर एक्सेसिव एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से रोको। अलाउ फॉर नॉर्मल वॉकिंग, ज़्यादा एक्सरसाइज मत कर भाई, तो थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। अब ये है क्वेश्चन जनरल, हाउ टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। आप कैसे पता करोगे कि आप जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का मैनेजमेंट कर रहे हो वो मैनेजमेंट सही है या नहीं है? तो वेट शुड बी इंक्रीज, भाई मैनेजमेंट सही है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में हो क्या रहा था? वेट लूज हो रहा था। मैनेजमेंट सही है तो वेट गेन हो जाएगा। हु कैन शेयर द रूम विथ एनोरेक्सिया नर्वोसा पेशेंट। एक कमरे में एक एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है तो कौन उसके साथ रह सकता है? टीबी का पेशेंट तो नहीं रह सकता भाई, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे होता है, तो ये तो नहीं रहेगा। मानिया का पेशेंट तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसको तो खाना पीना है नहीं और ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। एक नर्स तो ऑफकोर्स नहीं रहेगी। न्यूली एडमिटेड फॉर डायग्नोसिस, एक ऐसा पेशेंट जिसको अभी डायग्नोस करना है वो रह सकता है जब तक वो डायग्नोस ना हो जाए। अब डायग्नोसिस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या डायग्नोसिस है, उसके हिसाब से। और देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोबिया इन एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा में पेशेंट को डर है कि मेरा वेट गेन होगा, मेरा वेट गेन हो रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है। ये जो फोबिया है पेशेंट को एनोरेक्सिया नर्वोसा वाली कंडीशन में, उस फोबिया को कहते हैं क्या है? सीटोफोबिया, सीटियोफोबिया, सिब्रोफोबिया। क्या है? फोबिया इन एनोरेक्सिया नर्वोसा। फोबिया इन एनोरेक्सिया नर्वोसा इज कॉल्ड सीटोफोबिया, सीटियोफोबिया, सिब्रोफोबिया। मीन्स इरेशनल फियर ऑफ ईटिंग एंड फूड। इरेशनल फियर मतलब कोई कारण नहीं है, वहीं डर लगे जा रहा है फूड से कि भाई मेरा वेट गेन हो जाएगा, तो इस फोबिया को हम कहते हैं सीटोफोबिया, सीटियोफोबिया या सिब्रोफोबिया। तो यहाँ पर हमारा जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट ईटिंग डिसऑर्डर, इट मे बी बुलिमिया नर्वोसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।